इवनिंग एवरीबॉडी। और हमें खुशी है कि आप नर्मदा किडनी फाउंडेशन के डायबिटीज वर्कशॉप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप में से कई नर्मदा किडनी फाउंडेशन के मेंबर हैं और आप सब जानते होंगे कि फाउंडेशन का मुख्य एम है कि हम किडनी के बीमारी को रोकें। और अगर हम किडनी की बीमारी को रोकना चाहते हैं तो हमें डायबिटीज को प्रिवेंट करना होगा। अगर हम डायबिटीज को प्रिवेंट करते हैं तो हम 50% किडनी की बीमारी को रोक सकते हैं। और हमने फिर सोचा कि क्यों ना हम डायबिटीज को ही रोके, इसीलिए हमने नर्मदा डायबिटीज वर्कशॉप का आयोजन किया है। और आप में से कई लोग लास्ट वीक सैटरडे जब भी फर्स्ट सेशन था तभी आपने सुना होगा डायबिटीज के बारे में। तभी हमने आपको डायबिटीज का ओवरव्यू बताया और आज इस सेकंड सेशन में हम डायबिटीज कैसे प्रिवेंट करें वो बताएंगे। तो हम आशा रखते हैं कि ये वर्कशॉप के जरिए आप काफी सारी माहिती आपको मिले और वो माहिती का आप अपने जीवन में उपयोग करें। जिन्होंने फर्स्ट सेशन मिस किया था उनको मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। हमने वो फर्स्ट सेशन में बताया था कि डायबिटीज होने के पहले हमारे शरीर में क्या मेटाबॉलिज्म में इरेगुलरिटी आती है। तो ये पोस्टर में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में ब्लड के जरिए अपने स्नायु में से उसको एनर्जी मिलती है। जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है वो शरीर के कोशों तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन। तो ये आप देखेंगे ये इंसुलिन फैक्ट्री है जो अपने पेनक्रियाज में है, स्वादुपिंड बोलते हैं जिसको। तो ये इंसुलिन जब हम खाना खाते हैं हम पेनक्रियाज को सिग्नल मिलता है, वो इंसुलिन पैदा करती है और वो इंसुलिन जो शुगर रहता है उसको अपने कोशों तक पहुंचाता है और इससे हमारे कोशों को एनर्जी मिलती है। जब हम ओवर ईट करते हैं, जरूरत से ज्यादा हम खाते हैं, तभी वो एनर्जी फैट के जरिए हमारे शरीर में डिपॉजिट होती है, चमड़ी के नीचे डिपॉजिट होती है और उससे भी ज्यादा थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड फैट होता है तो अपने लीवर में जाके डिपॉजिट होती है, फिर लीवर से ओवरस्पिल होके बाकी सब ऑर्गन्स में डिपॉजिट होती है। और वो फैट के अगर पेनक्रियाज में होती है तो पेनक्रियाज की जो इंसुलिन बनाने की क्षमता है वो कम हो जाती है और वो जब कम हो जाती है तभी वो जितनी मात्रा में इंसुलिन बनना चाहिए वो नहीं बना पाता और वो इंसुलिन की कमी की वजह से अपने सेल्स में जो शुगर जाना चाहिए वो नहीं जाता है और अपने स्नायु कमजोर होते हैं। तो ये सब जो प्रक्रिया है वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती है, उसको काफी टाइम लगता है। पहले तो हमारा शरीर कोशिश करती है कि हम उसको इंसुलिन को बढ़ाए, पर जब वो इंसुलिन इतना नहीं बन पाता है तब जाके शुगर ब्लड में दिखता है और फिर भी हम कुछ नहीं करते उसके लिए, तब अपने स्नायु वीक होते जा रहे हैं, अपनी खून की नलियां वीक होती जा रही हैं और सब कॉम्प्लिकेशंस चालू होता है।
तो हमें क्या करना है, ये जो डिमांड बढ़ता है और अब जो हमारा इंसुलिन का सप्लाई कम होता है, तब जाके हमको डायबिटीज होता है। और डायबिटीज जब हम कंट्रोल में नहीं कर पाते, तब न केवल वो किडनी को नुकसान करता है, हमारे कई ऑर्गन्स जो अपने शरीर में रहता है उसको वो डैमेज करता है। जैसे कई कई लोग में ब्लाइंडनेस आ जाती है, किसी को हार्ट की बीमारी होती है, किसी को स्ट्रोक होता है, किसी को खून की नहीं मिलने की वजह से एम्पुटेशन करना पड़ता है, गैंग्रीन हो जाता है। और अभी एक कोविड पैंडेमिक में हमने देखा है कि जिनको डायबिटीज है और अनकंट्रोल है, वो काफी हाई रिस्क पॉपुलेशन है। और कभी कभी कोविड-19 सीधा हमारे पैनक्रियास की फैक्ट्री को, इंसुलिन की फैक्ट्री को डैमेज करता है। तो जिसको नहीं होता है उसको भी कभी शुगर आने लगता है। हमारे जो इंसुलिन काम करने की प्रक्रिया क्षमता कम हो जाती है। और कभी कभी कोविड बढ़ जाता है तो उनको स्टेरॉइड्स देना पड़ता है, कई दवाई देनी पड़ती है, जिसके कारण भी डायबिटीज हो सकता है। तो डायबिटीज और कोविड का गहरा रिलेशन है। ये एक साइकिल हो जाता है कि कोविड की वजह से डायबिटीज होना, डायबिटीज की वजह से कोविड होना, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अगर हम डायबिटीज को अच्छी तरह नहीं संभालते, केयरलेस रहते हैं, हम ओवरवेट, ज्यादा ओवर न्यूट्रिशन करते हैं, तो हमें डाउनहिल निश्चित है और फिर हम उसमें से बाहर नहीं आ सकते। जैसे लास्ट टाइम आपने सुना था, मिस्टर हेमंत ने अपनी स्टोरी बताई थी कि कैसे उनकी किडनी फेल हुई जब उन्होंने डायबिटीज को नजरअंदाज किया था और नहीं कंट्रोल कर पाए थे। और फिर उनको लास्ट मंथ में ट्रांसप्लांट हुआ। अभी वो अच्छी तरह समझ गए हैं और कंट्रोल करते हैं। पर वो लकी थे कि उनके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं था, तो उनकी मदर उनको किडनी दे सकी। पर ज्यादातर हम देखते हैं कि डायबिटीज फैमिली में काफी लोग को रहता है, क्योंकि लाइफस्टाइल एक जैसी रहती है। तो हमें अगर उसको कंट्रोल करना है तो शुरू में कंट्रोल करना होगा, तब जाके हम यू टर्न ले सकते हैं। तो इस वर्कशॉप के जरिए हमारी कोशिश है कि हम डायबिटीज को प्रिवेंट ही करें और हम अपने बच्चे लोग में, अपने घर में ऐसी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं ताकि वो हमारे फैमिली में आगे न जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 90% डायबिटीज जो केसेस हैं वो लाइफस्टाइल की वजह से हैं। अगर हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो हमें मोटापा होगा। और फैमिली हिस्ट्री होती है तो ज्यादा होता है, क्योंकि फैमिली में ज्यादातर सबकी लाइफस्टाइल एक जैसी रहती है। तो हम अगर डायबिटीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो ये बढ़ी हुई डिमांड है, जिससे डिमांड बढ़ती है, ओवर न्यूट्रिशन, उसको हमें टैकल करना है। और दूसरी चीज जो स्ट्रेस है, जो डिमांड बढ़ाती है इंसुलिन का, और इंसुलिन इतना सप्लाई नहीं कर पाते, तो ये दो चीज को हम टैकल करेंगे तो हम डायबिटीज को जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं। और ओवर न्यूट्रिशन मतलब क्या, हर एक की कैपेसिटी, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है। कभी कोई पतला आदमी कितना भी खाए पर उनका वजन नहीं बढ़ता है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट इतना अच्छा रहता है। वो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, उसका भी मेटाबॉलिक रेट अच्छा रहता है। तो हमें अपना मेटाबॉलिक रेट, अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतना ही खाना चाहिए, ओवर नहीं करना चाहिए।
अगर हम ओवर करते हैं तो आगे जाके ये दशा हमें देखनी पड़ती है, फैट डिपॉजिट होता है और सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, न केवल डायबिटीज, हमारा लिपिड ऑल्टर होता है, किसी को ब्रीदिंग की तकलीफ हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर, और फिर वजन ज्यादा होगा तो हड्डियां के ऊपर ज्यादा दबाव आते हैं, जॉइंट के ऊपर। तो ये सब चीज अगर हम ओवर न्यूट्रिशन को टैकल करेंगे तो हम कर सकते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि हम हमारा डाइट अच्छा रखें ताकि हम कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करें, जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से ले। और उसके लिए आज हमारे साथ बात करेंगे जो जमरुद पटेल, वो बाद में हमारे इस स्लाइड के बाद बात करेंगे, जो हमें बताएंगे कि हेल्दी डाइट मतलब क्या, हमें कैसे हेल्दी डाइट फॉलो करना चाहिए। तो ओवर न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए हमें हेल्दी डाइट करना है और हमें कैलोरी को बर्न करना है, हमें नियमित एक्सरसाइज करनी है। तो मैं थोड़ा पहले एक्सरसाइज के बारे में बताती हूँ, बाद में जमरुद जी हमें डाइट के बारे में बताएंगे। तो वो हमें बताएंगे कि कैसे हम इनटेक ऑफ कैलोरीज कम करें, और हम बताएंगे कि हम आउटपुट कैसे बढ़ाए, कैसे हम एक्सरसाइज करें। तो आप देखते हैं कोई भी एक्सरसाइज हो, हर एक एक्सरसाइज का अलग अलग कैलोरी बर्न होती है। जैसे स्लीपिंग में 60 है, पर हम वॉकिंग स्लो पेस भी करेंगे तो 1 आवर में हम 180 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। तो वो हिसाब से हमें एक्सरसाइज करनी है, जिसकी हार्ट की कैपेसिटी कितनी है वो हिसाब से वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हार्ट की कैपेसिटी हम कैसे जाने, हम पल्स रेट या हमको दम नहीं लगना चाहिए, और वो हमें 1-2 दिन नहीं, हमें रेगुलर अपनी हैबिट में डालना है। और एक्सरसाइज का फायदा ये है कि न केवल हम डायबिटीज से बचते हैं, हम दूसरे मेटाबॉलिक डिसीज से बचते हैं, और हमारी इम्यून सिस्टम को वो इम्प्रूव कर देते हैं। वो बहुत ही जरूरी है ये समय में कि हम हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छी डेवलप करें ताकि कोरोना भी हमसे भाग जाए। ये टेबल है वो बताता है कि हमें एक्सरसाइज कितने प्रमाण में कर सकते हैं। ज्यादातर 220 में से हमारी जो एज है वो हम माइनस करेंगे, उतना हार्ट रेट तक सेफ है। और जिनको हार्ट की बीमारी है वो 85% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट है, उतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और तीसरी चीज है ओवर न्यूट्रिशन, और दूसरी चीज है स्ट्रेस। तो वो हमें, सबको स्ट्रेस रहता है, सबको काम रहता है, पर वी नीड टू लर्न टू मैनेज इट, क्योंकि हेल्दी माइंड इज एज इम्पोर्टेंट एज हेल्दी बॉडी। हमें स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, काफी किसी को जिसमें मजा आती है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, जो हमें स्ट्रेस को मैनेज करने में मदद करती है। तो हमने देखा इन शॉर्ट कि डायबिटीज प्रिवेंट करने है तो हमें हेल्दी डाइट को यस करना है, रेगुलर एक्सरसाइज को यस करना है, और हमें स्ट्रेस को अच्छी तरह मैनेज करना है। अगर हम ये करेंगे तो हम एक बढ़ती हुई मात्रा है टाइप 2 डायबिटीज की, आप देखते हैं कि अभी जो 66 मिलियन लोग हैं हमारे देश में, वो जाके 101 मिलियन 2013 में हो जाए 30 में हो जाएंगे। तो ये हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे बच्चों में, हमारे फैमिली में हमें सिखाना है ताकि ये ग्राफ ऊपर न जाए। और वही कोशिश है ये फाउंडेशन की कि ये वर्कशॉप के जरिए हम लोगों में ये अवेयरनेस लाए। अगर हम ये करेंगे और हमें ये चीज करनी है, नहीं जब
डायबिटीज आता है, हमें उसको, जब डायबिटीज इनविजिबल है, जब भी बॉडी में मेटाबॉलिक इरेगुलरिटी चालू होती है, तब से हमें ये प्रैक्टिस करनी है, तो ही हम हमको और हमारे फैमिली को डायबिटीज से बचा सकते हैं। तो आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप नोट करके रखिए। अब मैं जमरूद पटेल जो चीफ डायटिशियन है ग्लोबल हॉस्पिटल में, हमारे नर्मदा किडनी फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, और वो प्रेसिडेंट है इंडियन डायटेटिक एसोसिएशन का वेस्टर्न चैप्टर का। तो हम उनको बुलाएंगे कि वो हमें बताए कि हम कैसे हेल्दी डाइट फॉलो करें। तो हमारे साथ एक मिस्टर अक्षय अभी जुड़े हुए हैं। मिस्टर अक्षय ने, उनके पिताजी को डायबिटीज है, और वो उन्होंने देखा कि पिताजी को डायबिटीज के जरिए क्या तकलीफ होती थी। उनका वेट ज्यादा बढ़ गया था, ओवर 100, और तभी उन्होंने उन्होंने तय किया कि हम इसको मिटाएंगे, हम डायबिटीज को नहीं लाएंगे। और वो क्या करते हैं, हम उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। अक्षय, कैन यू टॉक? Yes, ma'am, I can talk. Yes, tell me. Hello everyone, myself Akshay Modi. मेरा वेट 2017 में अराउंड 130 kg था, जो मैंने डेली एक्सरसाइज एंड रेगुलर डाइट से अभी 97 kg पे मैं आया हूँ। मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया है, कंप्लीट डाइट एंड टोटल एक्सरसाइज के उस पे ही मैंने मेरा इतना वेट कम किया है। मैंने पहले वॉकिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि इतना सारा वेट होने की वजह से और कोई एक्सरसाइज मैं कर नहीं पा रहा था। तब मैंने 2 किलोमीटर ऑफ वॉकिंग से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैं डेली 5 किलोमीटर्स पे आया, उसके बाद 7 किलोमीटर्स, 8 किलोमीटर्स, देन आई हैव स्टार्टेड स्लोली एंड स्टेडीली रनिंग, and now I am doing cycling and other routine exercises also. So for reducing weight, you need to control your diet also, and exercise is must. So for a period of, within the period of 2 or 2.5 years, I have reduced my weight, and now the weight is maintained at 97, and my target is to reduce around to 80-85. So it is still long way to go, but I am doing my bit to reduce the weight, so that blood pressure and diabetes kind of disease cannot touch me, because I have history in my family that my family members and elders have diabetes and the problem of blood pressure. I am also a chartered accountant, so mental pressure is also there for my work. So I need to do regular exercise and reduce and maintain my weight. And regarding diet, you need to leave the junk food so that you can maintain your diet. Home food is best to maintain your diet, ma'am. तो अभी कोरोना के टाइम पे तो और टाइम मिलता है हमें एक्सरसाइज करने का। हम न्यूज देखते हैं, तभी भी हम घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अक्सर आपने बहुत ही अच्छी कोशिश की। शुरू में वेट होता है, अभी आपको डिफिकल्ट होगा, पर आप जिस तरह से एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, जिस तरह से आप होम फूड खाते हैं, वो हमें पूरा यकीन है कि आप अपना गोल जरूर से पूरा कर पाएंगे। थैंक यू मैम। आप डायबिटीज से मुक्त रहेंगे। थैंक यू मैम। और किसी को कोई क्वेश्चन है पहले के? हम अब तक जो हमने बताया डायबिटीज के बारे में, अगर किसी को कोई सवाल है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं। Yeah, madam, Rajiv Mandyal. So I had transplant on 29th October last year, and now I'm maintaining a healthy diet and walking and light exercise also. I'm not doing regular exercise, but I'm doing walking regularly.
Okay. and maintaining my weight at about 72 kg, which is my pre-transplant weight. I had gone down to about 60 kg during the transplant, but I have regained to 72 in about 2 months. This is my Very now good. natural weight. Very good. Now, तो आपने देखा होगा कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको, और क्योंकि आपको अच्छा फील हो रहा है, आपको भूख ज्यादा लगती है। हाँ मैडम, अच्छा फील हो रहा है, भूख लगती है, अच्छी भूख लगती है, और अच्छा से मैं खाना खा लेता हूँ। बट मुझे क्या एक में हमेशा ये डर रहता है कि कुछ कभी डायबिटीज ना बढ़ जाए, हालांकि वो कंट्रोल में है। मीन्स फास्टिंग का अबाउट 80, 85, 90 तक होता है मैक्सिमम फास्टिंग, बट आई एम ऑन मेडिसिन ऑल्सो। अपने तीनों टाइम के लिए एक गोली मुझे प्रिस्क्राइब किया है, सो आई एम टेकिंग दैट। ओके, तो हम इंडिविजुअल बट ऐसा है कि वो बढ़ना नहीं चाहिए, वैसे तो कंट्रोल में है अभी सब मतलब इंसुलिन देने की जरूरत नहीं है, डायबिटीज कंट्रोल में है, बट आई वांट टू मेंटेन इट। राइट, तो किसी को ट्रांसप्लांट के बाद डायबिटीज आता है और किसी को ट्रांसप्लांट के पहले से डायबिटीज रहता है। तो जिसको ट्रांसप्लांट के पहले से रहता है उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनका डायबिटीज रिवर्स होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका इंसुलिन बनाने की क्षमता उनके बीटा सेल्स में कम रहती है पैनक्रियाज में। पर जिनको बाद में आता है उनको रिवर्स भी हो सकता है डायबिटीज, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करने से। एनी मोर क्वेश्चन? मेरे को पहले से नहीं है। हाँ, तो आपका जा सकता है। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। वेलकम। So Zamrud, can you talk about the healthy diet everyone is waiting for? Yeah, good evening. Sorry, I'm not able to share my screen, but I can definitely talk on the dietary aspects. So, should I, ma'am, should we talk in Hindi or mix चलेगा? हाँ, चलेगा। Okay. तो जब हम खाने की बात करते हैं तो आजकल जो भी तकलीफें हम देख रहे हैं, जो मोटापे की तकलीफ है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, डायबिटीज की तकलीफ है, वो मोस्टली हमारी इरेगुलर और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से है। और जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो दो एस्पेक्ट हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है, एक हमारा खाना पीना है और दूसरा हमारा एक्सरसाइज है। तो आपने पहले भाग में एक्सरसाइज के बारे में जाना है और इस भाग में हम आपको खाने के बारे में बता रहे हैं। जब हम खाने के बारे में बोलते हैं तो आपको खाना तो खाना ही है, ऐसा नहीं है कि भूखा रहना है, बट आपको एक प्लेट का कॉन्सेप्ट में समझाना चाहती हूँ कि जो हम हमारी खाने की प्लेट रखते हैं उसको अगर हमको हेल्दी खानी है तो वो प्लेट के 4 भाग करने हैं, 4 भाग में डिवाइड कीजिए। 2 भाग में वेजिटेबल्स होना चाहिए, 1 भाग में आपकी रोटी चावल जो आप सीरियल खाते हो वो होना चाहिए, और 1 भाग में आपका प्रोटीन यानी आपकी दाल पल्स होनी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज होना चाहिए, और साइड में डेयरी का एक छोटा पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ कर्ड या बटर मिल्क आप रख सकते हैं। तो यदि आप आपका खाना इस प्रकार खाते हैं तो आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, यानी आपकी सब्जी और फ्रूट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए खाने में, और आपका चपाती चावल का प्रमाण रहना चाहिए बट कम क्वांटिटी रहनी चाहिए। तो ये जो हम खाना खाते हैं ये हमें मेजर न्यूट्रिएंट्स, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, फैट बोलते हैं, विटामिन मिनरल प्रोटीन, ये देता है। तो अगर आप सीरियल्स की बात करें तो सीरियल्स जो हमारी रोटी है, चावल है, आपका पराठा है, पूरी है, या जो हम उपमा पोहा खाते हैं, ये हमें सीरियल्स देते हैं। सीरियल्स हमें एनर्जी देते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है, और ये एनर्जी जो आती है सीरियल्स में से वो मेनली कार्बोहाइड्रेट से आती होगी। आजकल बहुत लोग बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओ या बहुत कम खाओ। तो फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट तो हेल्दी ईटिंग के लिए जरूरी है, लेकिन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है। यानी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हम सिंपल बोलेंगे तो शक्कर जो आती है, मध आता है, या जैगरी गुड़ जो आता है, ये एकदम सिंपल कार्बोहाइड्रेट है।
लेकिन जो हमारे रूट वेजिटेबल्स होते हैं, पोटैटो, स्वीट पोटैटो यानी आलू, रतालू, सूरन, चावल, ये भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। तो यदि आप मिलेट्स का यूज करते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, गेहूं है, तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, और ये अच्छा कार्बोहाइड्रेट है जो आपके शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमें फाइबर भी देता है, और फाइबर जो है वो आपको आपका जो एनर्जी का ब्रेकडाउन है, खाना खाने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसका प्रोपोर्शन स्लो कर देता है। फाइबर हमारे शरीर के लिए जरूरी है, इसके लिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम लीजिए। आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम खाना है। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हमारे लिए है, जरूरी है, वो है प्रोटीन, जो हमको दाल से, पल्सेस से, डेयरी फूड से यानी मिल्क, दही, पनीर, जो नॉनवेज खाते हैं उनको नॉनवेज से मिलता है, और ये भी हमारे इंडियन डाइट्स में बहुत कम रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई 3 रोटी खा लेगा जरा सी दाल या करदाने जो हम बोलते हैं मूंग से, आपकी मूंग की मात्रा आधी कटोरी ही रहेगी, लेकिन आप 3 रोटी खा लेंगे, और हो सकता है थोड़ा चावल भी उसमें मिक्स करके खा लें। इसके लिए हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन कम होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको वो प्लेट समझाई, अगर आप 1/4 पोर्शन अपना प्रोटीन फूड से भरोगे तो ऑटोमेटिकली आपका खाना, आपका प्रोटीन की मात्रा जो शरीर के लिए जरूरी है वो आ जाएगी। ओके, दूसरा है, हाँ, तीसरा न्यूट्रिएंट जो है वो है फैट। तो जो हमारा फैट है ना बॉडी के लिए, ऑयल, घी, ये पूरा खराब नहीं है। आपको हर इंसान की डेली की रिक्वायरमेंट होती है। 3 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी पर पर्सन पर डे हमारे लिए नॉर्मल इंसान को खाना चाहिए। तो आप जब आपका कुकिंग करते हो, अगर आपका 3 चम्मच तेल में आपका कुकिंग हो जाता है तो दैट इज सफिशिएंट, और 1 चम्मच घी आप रख सकते हैं जो कि आपको इसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करेगा। हमें बहुत घरों में तो ये मालूम ही नहीं होता कि हम कितना तेल और घी यूज कर रहे हैं महीने में। यदि आप मेजर करके एक बार अपना कुकिंग के अंदर यूज करेंगे तो ये जो फैट्स ऑयल्स हैं ये भी खराब नहीं है शरीर के लिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको हेल्दी खाना है तो आपको आपके फूड में, जैसे मैंने आपको प्लेट समझाई है, सीरियल भी रखना है, पल्सेस और दाल भी रखना है, डेयरी को इंक्लूड करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी रखना है। तो आप ऐसे अगर खाना खाएंगे तो आपका खाना हेल्दी रहेगा, आपका ज्यादा वजन नहीं बढ़ेगा। ओके, अब जिन लोगों को डायबिटीज है वो भी ऐसे ही खाना खाना है, सिर्फ उनको बिल्कुल भी सिंपल कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ शुगर, हनी, जैगरी यूज नहीं करना है। तो आपको ऐसे ही ध्यान देके अच्छे से आपका खाना बैलेंस करना है, और साथ में आपकी एक्टिविटी करना है। कुछ चीजें जो टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी वो है आपका जो कुकिंग का मेथड है। कुकिंग में नॉर्मली हम लोग बहुत चीजें ऐसी है जो हल्का तेल में फ्राई करके कुक करते हैं। उसको फ्राई करने की बजाय अगर आप उसको पार्शियली बॉईल कर लें या स्टीम कर लें या उसको शैलो फ्राई करके यूज करें तो आप आपका ऑयल का प्रमाण खाने में कम कर सकते हैं। तो कुकिंग मेथड पे आपको ध्यान देना है, आप क्या मेथड यूज करते हैं कुकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी तरफ से आपके लिए टिप्स थे। अब आप, अगर आपको और कोई क्वेश्चंस रहेगा तो आप बताइए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू जमरूद। तो किसी को भी कोई सवाल है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। खाना कितने टाइम खाना चाहिए? ओके, तो आइडियली हम लोग 4 मील रेकमेंड करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर। ओके, नॉर्मल इंसान को मिनिमम 4 मील्स खानी चाहिए, और बेड टाइम पे आप 1 कप दूध ले सकते हैं। लेकिन अगर आप परफेक्टली हेल्दी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है और आप कहें कि हम 3 ही बार खा सकते हैं तो 3 मेजर मील्स भी रखेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो भी चलेगा। Jamrud ma'am, I'm Rajiv Mandya. Yes. I want to know, madam, I had a transplant, renal transplant in October, 29th October. Okay. About 5 months now. Should we use? Yeah. Can I mean, I'm a non-vegetarian, but I have not been taking the non-veg since I developed this disease 5 years before transplant, and now say 5-6 months after transplant. So can I take non-veg? Though I'm taking egg, I have been advised by you when I was admitted there. So basically, So, for you had transplant told patients, me. yeah.
Correct. For transplant patients, we do not recommend non-vegetarian food just from the context of infections, because in our Okay. country we do not get all these packed and sterile foods. You buy it from a local shop. How the meat would be, we are not confident. So we Okay. normally do not recommend any. Okay. But yes, again, Okay. as time goes and as your kidney function stabilizes, and if your doctor are giving us a free hand, then probably home cooked food would be recommended after 1 year. Okay. Okay, madam. Yeah. Thank you, madam. Yeah. Right. Hello, Yes. Dr. Good evening. This is Mohan Kasat. Yes, Mohan. I am transplant. Yesterday I completed 7 years. Thank you very much, everyone's support from Narmada Clinic and Dr. हैप्पी Shah's किडनी entire team. बर्थडे. Thank you very much. So my question is very simple. So Dr. Neeta is treating me about the diabetic. So how many meals I have to take? The breakfast I am taking, lunch, and straight forward to the I am going for dinner. I am not taking anything between lunch and dinner. Is it right? So ideally, it also depends on the doctor, what the doctor has put you for medicines. Ideally, we recommend 4 meals, a evening snack, so that the dinner does not get very late also and very heavy also, because then the tendency is that we eat a heavier meal. And in diabetes, we prefer to give 4 तो मोहन meals for हम breakfast, lunch, snack and dinner. Okay, तो ma'am. आपके डाइट की हिसाब से हम आपकी दवाई एडजस्ट करते हैं. Okay. इसीलिए आप जब आते हैं तो हम डाइट का टाइमिंग और वो पूछते हैं ताकि आपकी दवाई वो हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं. Correct. Okay, I will take care. Thank you very much, Dr. Jambu. Thanks. Which oil should we use for cooking and eating? Okay. So when we are talking of oil, there is no fixed oil that is recommended, to be very honest. The gold standard what people think is olive oil. Yes, it is good because it gives you the right ratio of fatty acids that the body needs. But हमारे इंडियन कुकिंग के साथ में ऑलिव ऑयल इतना ब्लेंड नहीं होता. अगेन कॉस्ट एक इशू है. तो इंडियन कुकिंग के लिए समथिंग सिमिलर टू योर ऑलिव ऑयल इज राइस ब्राइन ऑयल एंड डबल फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल. So if you are using this, it is fine. Otherwise, the option is to rotate your oil. Say some people say I use safflower oil and sunflower oil, or sunflower I would use. So we would say 1 month use safflower, 1 month use sunflower, and that is why add a little ghee along with that and keep rotating the oil alternate month. Okay, thank you so much. आई थिंक हमारे जो फाउंडेशन के मेंबर हैं जमरूद, वो काफी स्मार्ट हैं, काफी अवेयर हैं, और वो हमें कभी कभी सिखाता है कि अच्छी डिश कैसे बनाए ताकि हम स्वाद भी अच्छा ले सके और कैलोरी भी रिस्ट्रिक्ट कर सके. और हमारे प्राइज विनिंग रेसिपी की बुकलेट भी जमरूद पटेल ने बाहर की है. तो आप नर्मदा किडनी फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं और वो रेसिपीज जान सकते हैं. Good evening, madam. My name is Mohinder Sabharwal. Yes. मैडम मेरा ट्रांसप्लांट जो है उसको 4 साल हो गए हैं, और मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने डाइट के बारे में बात किया है, बट आपने जैसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को तो इंक्लूड किया है, बट आपने सलाड्स को इंक्लूड नहीं किया है. और अगर सलाड्स को लेना है तो जैसे हमारा ट्रांसप्लांट हुआ है तो हम लोग उसको नॉर्मली बॉइल्ड वाटर में पहले उसको साफ करके फिर उसको लेते हैं. तो कैन वी इंक्रीज इट और वी शुड You can increase. See, आप कुक वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं. अगर आप सैलेड गर्म पानी में धो के उसकी मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं. मैंने आपको बताया कि आपको उतना बड़ा पोर्शन खाना है. हाँ जी.
तो एक्चुअली मैडम आपसे एक्चुअली ये तो सवाल शायद मीता शाह से ही मिल होगा कि मेरे को ये 4th ईयर कंप्लीट हो गया, तो अभी भी जैसे पूरा मेरी वाइफ हर एक चीज को स्टेराइल करके ही मुझे देती है, चाहे फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो या कुछ भी ऐसा हो। तो इसको कंटिन्यू करना है या किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हम इसको थोड़ा नीचे भी लेके आ सकते हैं? तो स्टराइल करना तो एक्चुअली सबको करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, हम जो मार्केट से भाजियां खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, वो सब हाँ। ओपन मार्केट्स हैं, तो उसके अंदर धूल मिट्टी और पता नहीं क्या क्या लगता है ना। तो नॉर्मली इंसान को भी स्टराइल करके ही खाना खाना चाहिए। आपकी इसे ऐसा आपके केस में हम ज्यादा प्रिकॉशनरी रहते हैं, तो इनिशियल फेज में आपको कहते हैं कि बॉइल्ड सैलेड या बॉइल्ड फ्रूट खाइए। जैसे जैसे टाइम जाता है फिर आपको भी बोलते हैं कि गर्म पानी से धो के ही खाइए, वो नॉर्मल इंसान को भी करना है। ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम, थैंक। Yes, as my husband is a transplant patient, he has been transplanted. मई में 3 साल कंप्लीट हो गए, एंड अभी मैंगो की सीजन चल रही है, तो व्हाट्स योर ओपिनियन फॉर डायबिटिक्स ईटिंग मैंगो? तो डायबिटिक्स कैन ईट मैंगो, बट आपका जो पोर्शन साइज है उसको कंट्रोल करना है। मना नहीं है आपको मैंगो, बिकॉज दिस इज अ हाई कैलोरी फूड, यू कैन डेफिनेटली एंजॉय द फूड, बट द पोर्शन साइज नीड्स टू बी कंट्रोल्ड। नॉर्मली हम डायबिटिक्स, sorry, 2 slices per day. Yeah, so 2 slices per day are fine. It is about 75 grams. If you're asking in weight, 75 grams is something that you're supposed to be taking when it comes to fruits like mango, grapes, chiku, sitafal and banana. Okay, so you can definitely enjoy the fruit. There is no problem. Thank you. Or as regards diabetes, it is better that you cheat to eat कि आपका ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सुबह में चेक करते हैं और एक दोपहर में करते हैं, पर पूरा दिन हफ्ते में एक बार करो, पर अलग अलग टाइम पे करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जब आपका शुगर कम रहता है वो टाइम पे आप खा सकते हैं, तो वो हिसाब से दवाई भी वो हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम ये डायबिटीज वर्कशॉप चालू रखेंगे हर हफ्ते, और आप अपने फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेंबर्स को आप कह सकते हैं। अगली बार हम ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज कैसे, हम जिसको डायबिटीज हो गया है वो कैसे मैनेज करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। तो इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, कैन वी लीव, और इज देयर एनी क्वेश्चन? Thank you. Thank you.